माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से। राजनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 ऐसे मुद्दे जिनको लेकर पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हो। मुद्दे बहुत सारे हैं। एक तो महंगाई का मुद्दा है। हम सरकार बनाएंगे तो महंगाई पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करेंगे और महंगाई पर काबू पाएंगे। अब महंगाई पर काबू पाएंगे तो अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा, अपने आर्थिक नियोजन के द्वारा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रूट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। यदि बिल्कुल एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार को रूट आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन काफी हद तक उसको मिनिमाइज कर देंगे ताकि वो देश की अर्थव्यवस्था को और कॉमन मासेस को प्रभावित न करने पाए। महंगाई का मुद्दा होगा। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, इस संकट से भी देश गुजर रहा है, तो इस संकट से भी हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। और इसके अतिरिक्त अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगार नौजवान, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी आज का नौजवान अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहा है, फिर भी उसके हाथों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हाथों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जा सकता है, रोजगार के कैसे नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस देश में बुनियादी ढांचों का विकास, जैसे सड़क, पानी, बिजली, यह सब सारी जो समस्याएं हैं, जो जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण हम कैसे करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, इन सब सारी चीजों की ओर विशेष ध्यान देंगे। इस देश का कृषि है, इस देश का व्यापार है। अब व्यापार का जहां तक सवाल है, अब व्यापार जो करने वाला बेचारा है, अब उसको क्या समझते हैं लोग? समझते हैं कि साहब ये जरूर चोरी कर रहा होगा, जबकि सच्चाई है कि व्यापार ईमानदारी से भी किया जाता है। और हमारे देश का व्यापारी जो बहुत ही, आप समझिए कि 10%, 15% मुनाफे पर अपना व्यापार करता है, लेकिन उसको भी टैक्स अफसर्स परेशान करेंगे, उसका हैरेसमेंट होता है। तो कैसे टैक्स सिस्टम को, कर प्रणाली को कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है, वो भी हम करेंगे। किसान, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किसानों की है। किसानों की हालात को सुधारने के लिए उनके खेतों में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे पैदा हो, जो कुछ भी वो पैदा करते हो उसकी उचित और लाभकारी कीमत उन्हें कैसे मिले, उनके लिए खाद, बिजली, पानी कैसे सस्ते से सस्ते दर पर कैसे मुहैया कराई जा सके, ये उनके लिए मार्केट, बाजार की सुविधा कैसे मुहैया कराई जा सके, यह सब सारी कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी हम बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो हमारे देश के नौजवानों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का विकास भी करे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत के टैलेंट यानी प्रतिभा की स्पर्धा में, उसके कंपटीशन में यह मजबूती के साथ खड़े हो सकें। जहां पर हम ये कोशिश करेंगे, वहीं पर जो भारत की संस्कृति है, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उनके प्रति भी हमारे नौजवानों के अंदर आस्था और गहरी हो। उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, इस देश के पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट्स में, विषय वस्तु में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, यह सब सारे विषय। उस पर बड़ा विवाद हो जाता है। जोशी जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो एनसीईआरटी की किताबों में कुछ परिवर्तन हुआ तो उस पर बहुत क्यों नहीं। गुरु तेग बहादुर के बारे में कोई कहेगा कि बीफ खाते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में कहेगा, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां को कोई आतंकवादी कहेगा, शिवाजी को कोई भगोड़ा कहेगा।
क्या इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? ऐसी चीजें जहां पर हैं उनको हम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु का भाग नहीं रहने देंगे। ये एक राजनीतिक लड़ाई शुरू होती ना। क्यों राजनीतिक लड़ाई? देश की जनता समझती है ये उचित है। क्या चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खां, ये सब एक बिल्कुल सनकी लोग थे? कहीं लिखा गया सनकी हैं, आतंकवादी हैं, क्या तमाशा? भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए इसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो, उनको इस तरीके से बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा? राजा जी, पढ़ाना है तो अब वह पढ़ाया जाना चाहिए। मैकाले ने जो कहा था उस समय, जो पत्र लिखा था अपने गवर्नर जनरल को, जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहां लागू करनी होगी ताकि लोग अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा बोलना प्रारंभ करें। भाषा लोगों के सोच और चिंतन को भी प्रभावित करती है। तभी भारतवासियों को अपनी संस्कृति से काटा जा सकता है। यह सब सारी चिंता का विषय है। राणा जी, एफडीआई पर भी भाजपा काफी मुखर। एफडीआई पर बहुत क्लियर स्टैंड है कि रिटेल ट्रेड में, फुटकर व्यापार में किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई भी विदेशी आएगा यहां विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए तो भारत का कल्याण करने के लिए, भारत की जनता का भला करने के लिए नहीं आएगा। कोई यदि पूंजी लगाएगा विदेशी आकर तो मुनाफा कमाने के लिए लगाएगा। यहां के किसानों का भी शोषण होगा, यहां के व्यापारियों का भी शोषण होगा, और हमारे व्यापारी समाज तो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। इस सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। भाजपा अगर सरकार में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के बारे में विदेशी पत्रिकाओं में अंडर अचीवर, यदि यह कमेंट आ गया तो उससे घबरा गए, लाओ विदेशियों का पैसा लगाओ ताकि हमारे बारे में कुछ विदेश की मैगजीन्स में कुछ अच्छी बातें निकलनी प्रारंभ हो जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कदम को हम पूरी तरह से कंडम करते हैं। और जिन देशों में भी जहां पर ये बड़े अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है तो इस फैसले को बदलेगी? बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल पुनर्विचार करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हम बदलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस और सब इंटरनेशनल टीटी में क्या क्या कैसे है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी। कोशिश क्या, हम करेंगे इस काम को। फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश नहीं। राजा जी, एक उत्तर प्रदेश की मौजूदा अखिलेश सरकार लगभग 11 महीने की हो चली। उसके 11 महीने के कार्यकाल पर एक आपकी विस्तृत टिप्पणी चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश को कहां देख रहे हैं आज? मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत अपेक्षाओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की सरकार जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है। स्थिति बदतर होती जा रही है। आपने देखा कुछ ही महीनों के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा की कितनी वारदातें हुई। क्या कारण है कि जब कांग्रेस आती है तभी सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी आती है तभी सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है? सच्चाई है कि ये बिल्कुल यहां पर एक सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष पैदा करके अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करना, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बर्बाद कर देगी, खा जाएगी, नष्ट कर देगी, ऐसे ही बेबुनियाद निराधार आरोप लगाकर उन लोगों के मन के अंदर भय पैदा करते हैं, दहशत पैदा करते हैं, उनका जज्बाती शोषण करते हैं। मूल कमी कहां दिख रही है इस सरकार में आपको? उत्तर प्रदेश की सरकार में मूल कमी कहां दिख रही है? पहले हमको अच्छाई तलाशनी होगी तब ना बतलाएंगे। मुझे कुछ ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है जिससे मैं कह सकूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जी देखिए, किसी भी राज्य में स्थायी सरकार होनी चाहिए और नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। तो स्थायी सरकार तो स्थायी है, हाँ, लेकिन नियंत्रण एक व्यक्ति के जो हाथ में होना चाहिए, जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, उसके हाथ में होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में संदेश नहीं है जी ना। ये दुखद स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हितकर नहीं है। फुल कमांड के साथ मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अंकल सिंड्रोम से ग्रस्त है सरकार। नहीं, अब क्या है कैसे नहीं कहना चाहूंगा। कोई नौजवान वहां का मुख्यमंत्री बना है तो किसी नवयुवक के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन टोटल सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि सरकार का परफॉर्मेंस वहां पर अप टू द मार्क नहीं है। राणा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में लगी भीषण आग। बड़ा चौराहे इलाके में है मॉल। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी में बेटों का बोलबाला। कल्याण और लालजी टंडन के बेटे बने प्रदेश उपाध्यक्ष। राजनाथ के बेटे को प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी। यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग। आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने किया फैसला। भाटपा रानी विधानसभा उपचुनाव में 51.9% वोटिंग। कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी सीट। उत्तराखंड में स्टेटस सिंबल के लिए गनर रखने वालों के लिए बुरी खबर। सीएम भगोड़ा ने दिए सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश। अपनी सुरक्षा भी कम करने को कहा। बांदा में बालू माफियाओं ने एसडीएम के गार्ड के हाथ पैर तोड़े। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। दूसरे गार्ड ने भागकर बचाई जान। सीएम के गृह जिले इटावा में दिन दहाड़े दूल्हे की हत्या। कोर्ट से शादी कर लौट रहा था प्रेमी जोड़ा। एसएसपी आवास के पास ही मार दी गोली। देहरादून में बीवी ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर दी पति की हत्या की सुपारी। 4.5 लाख देकर पति की करा दी हत्या और थाने में दर्ज करवाया था गुमशुदगी का केस। आगरा में डीएम का फरमान। सरकारी दफ्तरों में जींस पहनने पर लगाई रोक। और हैदराबाद ब्लास्ट के आरोपियों का सुराग देने पर पुलिस देगी 10 लाख। रविवार को पीड़ितों से मिलने हैदराबाद जाएंगे पीएम मनमोहन। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 62 साल के वृद्ध ने किया मासूम के साथ बलात्कार। 8 साल की लड़की के साथ 62 साल के बुजुर्ग ने किया बलात्कार। गोसाईगंज थाना इलाके में यह वारदात हुई है और लड़की की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 62 साल के बुजुर्ग ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया है और 8 साल की लड़की के साथ किया है बलात्कार। वहीं अगर हम पीड़ित की बात करें तो पीड़ित लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल जो है सबसे बड़ा आखिरकार ये खड़ा हो रहा है कि कब तक बस दावे होते रहेंगे। हकीकत यही है कि लड़कियों से लेकर बच्चियां तक हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, एक और घिनौनी वारदात प्रदेश में देखने को मिली, वो भी सूबे की राजधानी लखनऊ में।
जी हाँ, ये शर्मसार करने वाली वारदात दिव्यांश मैं आपको बता दूं, लखनऊ के गोसाईगंज इलाके की है। यहाँ गांव में 62 साल के वृद्ध ने 8 साल की मासूम के साथ ये बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है उसके साथ। हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उसे लखनऊ के क्वींस मैरी अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल के लिए। उसकी हालत भी गंभीर है, डॉक्टरों की एक टीम लगी हुई है लगातार उसकी पड़ताल के लिए। और मैं आपको बता दूं, अभी तक वो जो 62 साल का वृद्ध है उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाई है पुलिस। अभी भी वो खुला घूम रहा है। पुलिस ने हालांकि